Without losing our time, let us start our morning assembly with loud clapping as usual. सुबह की इस गणित की असेंबली में आप सभी बैठे हुए प्यारे विद्यार्थी, आपके जो है सो अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज हम जिन विषयों के ऊपर आपके साथ मिलकर के चर्चा करने वाले हैं उनको मैं बोर्ड पर लिख दिया। आज मैं क्या चर्चा करूंगा आपके साथ? बीजीय समीकरणों के बारे में। बीजीय समीकरण क्या है, या केवल कहेंगे कि समीकरण क्या है? कल आपके साथ बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा किया। अब आज हमारा चर्चा होगा अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो कल क्या क्या चर्चा हुई कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है जहां पर हमें ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की संख्याओं को आश्रय लेना पड़ता है और उन ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच में गणितीय संक्रिया कर उस स्थिति को व्यक्त करना होता। जैसे हमारे पास किसी आयत के परिमाप का लिखना हो, किसी भी आयत के एरिया को बताना हो, किसी भी स्क्वायर के एरिया को बताना हो, तो ऐसे परिस्थितियों में हम लोग चर और अचर बीजीय व्यंजकों का हम प्रयोग करते हैं। बीजीय व्यंजकों का प्रयोग किसी नियमों को व्यापक रूप में दिखाने के लिए करते हैं। आज हम लोग बीजीय समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे कि बीजीय समीकरण क्या है या केवल समीकरण क्या है। तो समीकरण क्या है, इसको डिफाइन करने के पहले हम बहुत सारे यहाँ पर परिस्थितियाँ रखेंगे जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि इक्वेशन होता क्या है। समीकरण मतलब किसी चीज को समान किया गया, यानी कि कोई बीजीय व्यंजक किसी अचर संख्या के बराबर हो जाए तब हम लोग उसे समीकरण कहते हैं। अर्थात समीकरण क्या है? चरों पर एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध होता है। तो हम समीकरणों के बारे में बहुत कुछ जाने, एक उदाहरण मैं रखूंगा और आप स्वयं यह बताएंगे कि समीकरण क्या है और समीकरणों का हल हम कैसे ढूंढेंगे। जैसे एक उदाहरण, मेरे पॉकेट में कितना रुपया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे पॉकेट में जितना रुपया है उसका दुगना से 10 अधिक 50 रुपया है। तो मेरे पॉकेट में जो रुपया है अज्ञात है, अज्ञात के दुगना से 10 अधिक को आप कैसे लिखेंगे? किसी अज्ञात के दुगना से 10 अधिक को व्यक्त करना कैसे लिखेंगे आप लोग? कोई लिख सकता है इधर? आओ, किसी अज्ञात के दुगना से 10 अधिक, पहले किसी ही अज्ञात के दुगुना से 10 अधिक, किसी अज्ञात के दुगुना से 10 अधिक, ये 40 हो या 40 के बराबर हो। यस, हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कोई संख्या ज्ञात है लेकिन अज्ञात के 2 गुना से 10 अधिक ज्ञात है। किसी अज्ञात के 2 गुना से 10 अधिक ज्ञात है, तब यह अज्ञात संख्या क्या है उसको ज्ञात करना है। खैर, पहले किसी अज्ञात संख्या के 2 गुने से 10 अधिक 40 के बराबर है, यानी कि बराबरी का चिन्ह है और इधर क्या है? 40 है। तो इधर कौन सा व्यंजक है? किसी संख्या के 2 गुना से 10 अधिक को कैसे व्यक्त करेंगे? चलो व्यक्त करो। अब यह अज्ञात संख्या है तो कोई भी अक्षर संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर उस अक्षर संख्या में कौन कौन से संक्रिया करके आप 40 तक पहुंचना है।
वेरी फाइन। अब इसको और सरल रूप में क्या लिखेंगे? x में 2 से गुना करते हैं तो गुणनफल को कैसे दिखाते हैं? अब वह किसके बराबर हो गया? 40। हाँ, देखिए यहां पर आइए, इस पर देखिए, किसी अज्ञात संख्या के 2 गुना से 10 अधिक क्या है? 40 है। यानी कि यह जो चर संख्या है वो x पर एक प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, x अज्ञात है लेकिन x के 2 गुना से 10 अधिक क्या है? ज्ञात है। यहाँ पर x अज्ञात है लेकिन x के 2 गुना से 10 अधिक भी अज्ञात है कि ज्ञात है? ज्ञात है। चलिए, तो यहाँ पर एक उदाहरण, अब मैं कह रहा हूं कि मोहन के आयु के दुगने से 10 कम 50 वर्ष होता है। मोहन के आयु के दुगने से 10 कम 50 के बराबर हो, तो मोहन के आयु के दुगने से 10 कम को पहले आप बीजीय व्यंजक प्राप्त करोगे। अब यह बीजीय व्यंजक किसके बराबर है? 50 के बराबर। यस, मैं लिख देता हूं, मोहन के आयु के दुगने से 10 कम। कौन लिखेगा? आप लिखोगे? आओ, अब यहां पर मोहन का आयु प्रारंभ में मालूम नहीं है, तब इसे किस संख्या से हम व्यक्त करेंगे? अक्षर संख्या से। यानी यहाँ चर संख्या, तो अक्षर संख्या को ही चर संख्या बोलते हैं। तो मोहन के आयु के लिए हमारे पास अचर संख्या है कि चर संख्या है? चर संख्या है। मोहन का आयु प्रारंभ में ज्ञात है कि अज्ञात है? तो अज्ञात के लिए कौन संख्या आएगा? चर संख्या। चलिए, तो मोहन का आयु कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक। वेरी फाइन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब चलो इसको मिटाओ। अब एक और सिचुएशन से बोल रहा हूं। क्या? एक और सिचुएशन मेरे पास है। छोड़ मिटा क्यों दिया भैया इसको? चलो हट जाओ। किसी आयत के पेरीमीटर का चौगुना 60 मीटर होता है। इसको कैसे व्यक्त करोगे? किसी आयत के पेरीमीटर का क्या है? 60 मीटर होता है। तब उस आयत की भुजा की किसी वर्ग के पेरीमीटर का 4 गुना यदि 60 मीटर हो तब उस वर्ग की भुजा क्या होगा? किसी वर्ग के परिमिति 4 गुना 60 मीटर के बराबर है। तो इसको कैसे व्यक्त करोगे? कौन व्यक्त करेगा? ऐसा हो। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी ठीक है, वेरी फाइन। छोड़ दो, अभी संख्या के रूप में दिखाओ। चलो एक सिचुएशन और है। आज से रीना की आयु 5 वर्ष पहले, रीना की आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष के बराबर था। तो रीना की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि रीना की 5 वर्ष के आयु जो है, पहले का आयु अगर किसके बराबर है? कितने बराबर है? रीना के 5 वर्ष पहले का आयु 30 वर्ष हो, तो इसको रीना के वर्तमान आयु के पदों में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करोगे? रीना के 5 वर्ष पहले का आयु 30 वर्ष है। अब यहां पर
इसको आप कैसे, तो रीना के 5 वर्ष पहले आयु के लिए आप कौन सा व्यंजक प्राप्त करोगे, और वह व्यंजक किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। तो रीना के 5 वर्ष पहले के आयु के लिए कौन व्यंजक प्राप्त करेगा, और यह व्यंजक किसके बराबर लिख दोगे, 30 के बराबर। कौन लिखेगा, तुम लिखोगी। देखो यहां पर नीचे लिखना है, लेकिन यहां पर एक्स प्रयोग करेगा तो डिफरेंट लेटर का प्रयोग करना। यस, वेरी फाइन। तो इन सारे उदाहरणों में जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय समीकरण। अर्थात बीजीय समीकरण में क्या है, कोई बीजीय व्यंजक जब किसी अचर संख्या के बराबर हो जाए तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय। यहाँ पर क्या है, बीजीय व्यंजक है, और यह बीजीय व्यंजक किसके बराबर है, 60 के बराबर। यानी कि x अज्ञात है, लेकिन x का 4 गुना क्या है, ज्ञात है। यहाँ पर y अज्ञात है, लेकिन y से 5 कम क्या है, ज्ञात है। अर्थात कोई बीजीय व्यंजक जब अचर संख्या के बराबर हो जाए तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बीजीय समीकरण। लेकिन या चरों पर एक प्रतिबंध को, इस चर x के ऊपर क्या प्रतिबंध है, x अज्ञात है, लेकिन x का 4 गुना क्या है, ज्ञात है। यहाँ पर y अज्ञात है, लेकिन y से 5 कम क्या है, पसंद होना। अब देखो जरा, यहां पर देखो जरा, एक अज्ञात है, लेकिन 1 से 2 से भाग करेंगे, भागफल में 6 जोड़ेंगे, वो क्या है, ज्ञात है। तो समीकरण क्या हो गया, चरों पर एक प्रकार का प्रतिबंध होता है। समीकरण क्या हो गया, चरों पर एक प्रकार का क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां पर x अज्ञात है, लेकिन x पर क्या प्रतिबंध है कि x का जब 4 गुना क्या है, ज्ञात है। x भले ही अज्ञात है, लेकिन x का 4 गुना। यहाँ पर y भले ही अज्ञात है, लेकिन y से 5 कम क्या है, ज्ञात है। यानी कि यहाँ y चर पर क्या प्रतिबंध है कि अज्ञात में 5 घटाने पर वो क्या हो जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है। यहाँ क्या प्रतिबंध है, अज्ञात में 4 से गुना करने के बाद प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है। तो बीजीय समीकरण क्या हुआ, चरों पर एक प्रकार का प्रतिबंध है। बीजीय समीकरण क्या हुआ, जब बीजीय व्यंजक अचर संख्या के क्या हो, बराबर हो, तब उससे क्या कहेंगे हम लोग, बीजीय समीकरण। मिटाओ। तो बीजीय समीकरण क्या हो गया, बीजीय समीकरण लिख लो, बीजीय समीकरण चरों पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, प्रतिबंध होता है। या कोई बीजीय व्यंजक जब अचर के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तब उसे बीजीय समीकरण या केवल समीकरण कहा जाता है। ओके। लेकिन यहां पर एक और बातें हैं, और यह जब समीकरण चरों के खास मानों के लिए सत्य होता है, लिख लिए ना, नहीं लिखे ना, नहीं लिखे। तो यहां पर क्या देखा, x गुने 2 प्लस 6 बराबर 10, यह क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण। क्योंकि चर x के दुगना से 6 अधिक क्या है, 10 है, अर्थात चर x पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ।
अब कहेंगे कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक इस कांस्टेंट के बराबर है, अर्थात समीकरण में क्या देखते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी बीच में आता है और दोनों तरफ संख्याएं होते हैं, है ना, दोनों तरफ व्यंजक होते हैं, यानी कि बराबरी के चिन्ह के दोनों तरफ व्यंजक अगर हो तो क्या वह सभी ऐसी ही बराबरी के संबंध रखने वाला, दो व्यंजकों के बीच बराबरी का संबंध अगर रख दिया जाए तो क्या सब ऐसे चीज समीकरण को ही दर्शाते हैं कि समीकरण होने के लिए और एक और नियम को इसमें पालन करना होगा। तो यहाँ पर नियम को यह है कि यह जो है इक्वलिटी जो है, साइन ऑफ इक्वलिटी एक्स के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है, बल्कि एक्स के कुछ खास मान होंगे जिसके लिए साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा, सत्य होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जरा मिटाओ। तो अभी तक समीकरणों में मैं क्या देखा कि साइन ऑफ इक्वलिटी आता है, इधर बीजीय व्यंजक आता है और इधर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। लेकिन सभी अगर इस स्थिति में दिखाई पड़े तो सभी को बीजीय समीकरण नहीं कहेंगे। क्या समीकरण का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसमें एक और स्टेप जोड़ना होगा कि यह साइन ऑफ इक्वलिटी चर के कुछ खास मानों के लिए ही सत्य होता है। ओके, तो पढ़ा लिख लिए, बीजीय समीकरण चरों पर एक प्रकार का प्रतिबंध होता है, या कोई बीजीय व्यंजक जब अचर के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है, बीजीय समीकरण कहा जाता है। मिटाइए जरा इसको। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि बीजीय समीकरण क्या है, समता का वह कथन, समता का वह कथन, कथन है जैसे देखिए एक्स के दुगना से 4 अधिक 60 के बराबर है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, समता का, इक्वलिटी का है। चलो y में 2 से भाग करके और फिर उसमें y में 2 से भाग करके फिर उसमें 8 से हम भाग करते हैं, फिर उसमें हम 8 से भाग करते हैं, तो यह रिजल्ट मान लो कि 100 आ जाता है। ये कैसा कथन है, 100 के बराबर है। y भागा 8 भागा 8 भागा 8 100 के बराबर है। x गुने 2 प्लस 4 60 के बराबर है। तब यह कैसा कथन हो गया, हम जो बोले वो कैसा कथन है, समता का कथन। कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। आपके स्टेटमेंट में किसी चीज के बीच बराबरी की बात की गई है, इसलिए समता का कथन। कहाँ है समता का वह कथन जिसमें, देखो जरा क्या लिख देते हैं, समता का वह कथन x के दुगना से 6 अधिक 10 के बराबर है। तो समता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। यहाँ पर तो एक चर की बात की है, अज्ञात संख्या रूप में x आया है। अब यह लिख दे x प्लस वाई बराबर 5, तो कितने चर में इक्वेशन है, 2 चरों में। हम सिर्फ एक चरों की बात करेंगे ना। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 7 के बराबर है तो कितने, यहाँ पर देखो 3 अज्ञात संख्याओं का योग 7 के बराबर है, तो ये भी समता का कथन है। क्या है कि नहीं समता कथन। देखिए कितने चरों में है, 3 चरों में। इसमें 3 अज्ञात संख्या है, इसमें 2 अज्ञात संख्या है, इसमें 1 अज्ञात संख्या। प्रारंभ में हम सिर्फ एक चरों की बात करेंगे ना। तो समता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, तो क्या समता का कथन में एक या एक से अधिक चर हो जाने के बाद क्या वह समीकरण का दर्जा प्राप्त कर लेगा? नहीं। दूसरा शर्त क्या है, हो तथा समता का वह कथन चरों के खास मान के लिए सत्य हो, सभी मानों के लिए नहीं हो। उस चर के लिए कुछ ही वैल्यू ऐसे होते हैं जिसके लिए साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड करता है, तो वह कथन चरों के खास मान के लिए सत्य।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय समीकरण या केवल समीकरण। उसे बीजीय समीकरण या केवल समीकरण। ओके, अब समझे ना। तो समता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो और जो चरों के खास मान के लिए सत्य हो, तब यह समता की कथन को हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ओके, इतना बात क्लियर हो गई ना। अब आपके पास बहुत सारी समता का कथन को मैं रखूंगा और वहां पर उस अज्ञात को बताना है। अब अज्ञात को बताने के लिए जैसे आप x में 2 से गुना करके और 4 जोड़ करके किसी संख्या 60 तक पहुंचे हैं, तो तब रिवर्स में जाना होगा। यानी कि 60 में 4 को घटा करके और 2 से भाग करके आप x तक पहुंचेंगे। सुनो, x में अगर 2 से गुना करके हम 60 तक पहुंचे हैं, तो x तक पहुंचने के लिए हमें 60 में 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। अंडरस्टैंड? अगर x में 2 को जोड़ करके अगर 10 तक पहुंचे हैं, तो तब 10 में 2 को घटा करके कहां पहुंचेंगे, x में अगर 2 से गुना करके 20 तक पहुंचे हैं, तो 20 में 2 से भाग करके कहां पहुंचेंगे, x तक। x में अगर 4 जोड़ कर x में 4 से गुना करके और 5 जोड़ करके यदि 50 पहुंचे हैं, तो x तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 50 में 5 घटाना होगा और फिर 4 से भाग करके आपको x तक पहुंचना होगा। क्या, रिवर्स ऑर्डर में लाना, पीछे की ओर लौटना। अर्थात यहाँ पर जो संक्रिया x में 2 से गुना करके 4 जोड़ करके यहाँ तक पहुंचा गया है, अब 60 से आपको x तक आनी है, तो 60 से x तक आने के लिए 4 घटाना होगा और 2 से भाग करना होगा। इन बातों को आप बेहतरी से जानते हैं, मैं गतिविधि के माध्यम से बताया हूं। तब हमारा समीकरण जब दिया रहेगा तो समीकरणों का हल अर्थात चरों का वह मान जिसके लिए समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो चरों का वह मान समीकरण का हल कहलाता है। अब लिखिए समीकरण का हल। इसके बाद हम लोग फिर काम करते हैं। किसी समीकरण के हल करने से हमारा क्या मतलब है, या किसी समीकरण के हल करना को क्या कहा जाता है ना। तो किसी समीकरण का हल मैंने समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन। तो किसी समीकरण का हल चरों का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी समीकरण का हल चरों का वह मान जिसके लिए समीकरण का दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब चर का वह मान समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। ओके, अब चलिए यहां पर समीकरणों के हल के बहुत सारे तरीके को जानने के पहले आप जितना बात जानते हैं उन्हीं ज्ञान का प्रयोग करके इसका हल को आसानी से ढूंढ लेंगे। जैसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, आइए चलिए, कोई अज्ञात संख्या में 5 से गुना किया गया तो क्या मिला हमें, 5y। किसी अज्ञात संख्या के 5 गुना से 20 अधिक यदि 100 है तो y का मान ज्ञात करें। अर्थात यहां पर y तो अज्ञात है, अज्ञात में 5 से गुना करके गुणनफल में 20 जोड़ करके जो संख्या प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञात है। तब बताना है कि इस अज्ञात y का क्या मान है जिसमें 5 से गुना करे 20 जोड़े तो 100 प्राप्त हो।
तो y तक पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? अब चलो 5y से 20 अधिक यदि 100 है तो 5y क्या होगा? चलो 20 से यदि 40 अधिक 60 है तो 60 से 40 कम क्या होगा? तो 5y से 20 अधिक 100 है तो 5y कितना के बराबर होगा? क्योंकि 100 भी ज्ञात है 20 भी ज्ञात है तो दो ज्ञात संख्याओं का अंतर भी क्या होगा? ज्ञात होगा। तो पहला 5y को ज्ञात करेंगे, फिर 5y अगर मालूम है y में 5 से गुना करके ज्ञात संख्या मालूम है तो y को प्राप्त करने के लिए उस संख्या में यस तो कम ऑन एंड स्टेप बाय स्टेप। तो 5y से 20 अधिक 100 है तो 5y तक पहुंचने के लिए 100 में और 20 में क्या करना होगा? क्या करना होगा? घटाओ। और फिर 5y जब ज्ञात हो जाएगा तो y को भी आप ज्ञात कर लोगे। ये क्या तुम नहीं समझ रही है? अब चलो रुक जाओ पहले। अब चलो 5y से 20 अधिक 100 था तो 5y क्या है? 100 से 20 कम है। और 100 से 20 कम अज्ञात है कि ज्ञात है? तो 5y यानी किसी संख्या का 5 गुना अगर 80 है तब यहाँ पर डिवीजन फैक्ट का याद करोगे। प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हमारे पास कितने डिवीजन फैक्ट है? 2 डिवीजन फैक्ट है। यदि दोनों में 0 ना हो तब यहाँ पर 5 ज्ञात है, दैट इज मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखोगे, गुणनखंड फॉर्म में तो 5y क्या हो जाएगा? 5 गुने y। अब 5 गुने y आपको 80 है तब देखिए 5 में y से गुना करके 80 प्राप्त किए हैं तो क्या इसको मान ज्ञात करने के लिए 80 और 5 में क्या करनी होगी? ना होगा y का 5 गुना 80 है तो 80 के 5वां भाग क्या होगा? y होगा। यस दैट इज बोला। अब चलो प्रारंभ में y तो अज्ञात था लेकिन y कितना हो गया? अब y जो अज्ञात था किस संख्या के बराबर हो गया? भैया अज्ञात अब अज्ञात नहीं रह गया बल्कि अज्ञात क्या हो गया? ज्ञात। यानी कि अज्ञात में कोई व्यक्त व्यंजक यदि किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो उस अज्ञात को ज्ञात करना ही समीकरण की हल करने की प्रक्रिया है। समीकरणों के हल करने में आप अज्ञात को ज्ञात के बराबर करते हो लेकिन यहाँ प्रारंभ में अज्ञात जो है अज्ञात ज्ञात के बराबर नहीं है बल्कि अज्ञात पर कुछ बीजीय संक्रिया करके वो ज्ञात संख्या के बराबर है। तब यहाँ पर अज्ञात का मान ज्ञात करना। फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर y का 5 गुना से 20 अधिक 100 है तो निश्चित है कि y का 5 गुना 100 से क्या है? 20 कम है। और y का 5 गुना 100 से 20 कम 100 भी ज्ञात 20 भी ज्ञात ये भी ज्ञात। यहाँ पर नया जो बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ वो 80 के बराबर है। तो किसी अज्ञात संख्या से 5 गुना करते हैं तो 80 तक पहुँचते हैं तो वह कौन सी संख्या जिसमें 5 से गुना करके 80 तक पहुँचा गया है? 16। यानी कि यहाँ पर y को मान ज्ञात करने के लिए आप पीछे लौटेंगे तो 80 में क्या करना होगा? 5 से भाग करना होगा। अंडरस्टैंड? चलिए फिर मिटाइए इसको, मिटाइए। लिखो। अब आओ एक सवाल लिखो। किसी संख्या n में 2 से भाग कर 10 जोड़ने पर, किसी संख्या n में 2 से भाग करने कर 10 जोड़ने पर है ना, 10 जोड़ने पर 35 हो जाता है, तब वह कौन सी संख्या है? चलो किसी संख्या n में, किसी संख्या n पता नहीं है ना, n में 2 से भाग कर 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। तब
एन का मान को आप ज्ञात करें। इस स्थिति में एन का मान क्या होगा, वो अज्ञात संख्या क्या होगा। अज्ञात संख्या के ऊपर गणितीय संक्रिया करके ज्ञात संख्या के बराबर की गई है। तो अज्ञात संख्या को जाना है, अर्थात जो गणितीय क्रिया जिस दिशा में की गई होगी उसी के उल्टी दिशा में करना है। जहां पर जोड़ी गई होगी तो वहां घटाना होगा, जहां पर घटाई गई होगी, जहां पर गुणा की गई होगी तो लौटने के लिए भाग करना होगा, और जहां पर भाग कर करके आगे बढ़ा गया होगा लौटने के लिए गुणा करना होगा। इतना ही मूलभूत नियमों का आपको ध्यान करना है। चलिए आइए, कौन लिखेगा इसको। तो किसी संख्या n में 2 से भाग कर 10 जोड़ने पर 35 के बराबर हो जाता है। इस इक्वेशन को कौन लिखेगा? ये तुम लिखोगे या हो? लिख सकती हो, लिखो, ट्राई करो। तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। n में 2 से भाग करेगा तो कोई अकेला संख्या। अलग बात है कि हम अकेला नहीं बना पा रहे हैं कि एक अज्ञात में 2 से भाग किया गया। या चलो चलो अब कैसे चलोगी? तो n में 2 से भाग किए, तो n में 2 से भाग करने के बाद इस भागफल से 10 अधिक 35 है, तो यह भागफल 35 से क्या है, क्या होगा बोलो? n में 2 से भाग किए तो भागफल से 10 अधिक 35 है, मैंने इसमें 10 जोड़ के 35 तक चले हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए 35 से क्या करना होगा ना हुआ, इसमें हम 10 जोड़ करके 35 तक पहुंचे, तो हमको वहां तक जहां से चले थे उसमें क्या करना होगा? चलो तो क्या करना होगा? इसी में यू आर गेटिंग कंफ्यूज। अरे भैया इसमें 10 जोड़ करते इसको, अब इसमें तो पहले तो इसको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा, कोई बतावे? क्या करना होगा? n भागा 2 से 10 अधिक 35 है, तो n भागा 2 तक आपको पहुंचने के लिए क्या करना होगा? आए तो घटा कर दिखाओ। तुम रुक जाओ, और कोई एनी वन ऑफ यू। वीरेंद्र के बेटी, वीरेंद्र के जब बैठेगी ना इसकी माँ, तब एक आध बोलने आगे दिखाने के लिए, घर डांट नहीं सुनी, फिर तो ऐसे मौन है। तुम लोग क्या सिखाती हो? अरे भैया अगर यहाँ पर सुनो, यहाँ पर 8 है, 8 में 2 से 2 अधिक 10 है, तो 8 तक, 8 से 2 आगे चले तो 10 तक पहुंचे, तो 8 तक पहुंच, अब 10 से चलना है आपकी यात्रा, अब पीछे की ओर लौटना है, और कहाँ पहुंचना है? 8 पर। तब 10 में क्या करेंगे, कितना पीछे चलेंगे? तो यही तो चीज यहाँ पर दिखानी है। चलो हम बंद करेंगे तुरंत। क्या तुम बात कर रहे हो, क्या समझा रहे हो? समझा पाया तो बना लेगा, तो जान रहे हैं आप। और कोई है? अच्छा हमको ही बताओ कितना हो गया? तो यहाँ पर है। अब चलो n भागा 2 से 10 अधिक 35 है, तो n भागा 2 35 से क्या है? अरे यहाँ n भागा 2 है, फिर 10 आगे चले 35, तो अब लौटना है पीछे की ओर ना। समीकरणों का हल ज्ञात करना मतलब कि आपको जो प्रक्रिया करके दी गई है कि यहाँ पर कांस्टेंट के बराबर करने के लिए किस अज्ञात संख्या में किस दिशा में कौन कौन सी क्रिया की गई है, जस्ट उसका बैक होना है। यहाँ पर 10 जोड़ के 35 तक पहुंचा गया है, तो 35 से अब लौटेंगे, तो 35 से लौटने के लिए क्या होगा? 10 पीछे चलेंगे, तब यहाँ तक पहुंचेंगे। अब चलो n में 2 से भाग करके 25 तक पहुंचा गया है, तो 25 से हमको चलना है n तक, तो 25 में क्या करना होगा? 25 में 2 से गुना करना होगा, अर्थात n क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? 25 गुने 2। राइट। तो इस समीकरण, यह समीकरण है एक चर में। अब इस समीकरण में n का जो मान आया है 50, इसी n के मान को आप कहते हैं कि समीकरण का क्या है? हल है।
यानी कि n का वह मान जिसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप रख दें तो यह वैल्यू 35 के बराबर हो जाता है ना। तो आज के इस सदन में हम लोग बीजीय समीकरणों के बारे में जाना, उसकी परिभाषा को जाना और हमारे सामने कैसी परिस्थिति आती है उसे समीकरणों में कैसे व्यक्त करते हैं इसको भी जाना। किसी समीकरण का हल करने से क्या आशा है ये भी जाना। तो इसमें क्या अभी तक सीखा कि समीकरणों के हल करने में बीजीय व्यंजक जब कांस्टेंट के बराबर है तो किसी अज्ञात संख्या के ऊपर कौन कौन से गणितीय संक्रिया करके उस अचर संख्या तक पहुंची गई है। तो समीकरणों के हल में अचर संख्या से उल्टी कौन कौन से क्रिया करके उस अज्ञात तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात हम लोग आज समीकरणों के बारे में आज पहला बार हम लोग को परिचय हुआ। कल के सदन में समीकरणों के बारे में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। समीकरणों के हल का तरीका जो है सो अलग अलग होंगे, लेकिन हमारा परिचय अभी फिलहाल एक चरों में व्यक्त समीकरणों से होंगे। तो कल मैं बताऊंगा तराजू के संतुलन विधि का उपयोग कर समीकरणों को कैसे हल करते हैं, अर्थात समीकरणों के पदों को एक साइड से दूसरे साइड में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं और बदलते वक्त उनका मूल चिन्ह क्यों बदल जाता है। इन सारी बातों पर कल के हमारी सदन में आपके साथ चर्चा होगी। आज समीकरणों का नींव रख दी गई है, समीकरणों के बारे में जाना, समीकरणों के हल से क्या मतलब है इसके बारे में जाना। आज इतना ही के साथ यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। कल अगली सदन में समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक और अधिक जानेंगे। वेट करो, बंद करो ना, अपने आप बंद है भले ही से बंद हो गया। पूरा